गुड मॉर्निंग 11th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लास में हम लोग जो गूगल मीट के थ्रू जो भी क्लास हुई थी उसमें हम लोग जो है इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, बट आप लोगों ने दोबारा से कहा कि मैम इसका एक वीडियो भी बना दीजिए, तो आप लोगों के लिए मैं इसको वीडियो को मैं दोबारा से बना रही हूँ, तो आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। हम लोग बेटा क्वांटम नंबर्स की बात करें तो क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स की फॉर्म में जो कि इलेक्ट्रॉन का पूरा जो कंप्लीट एड्रेस है वो डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं बेटा कि एटम के अंदर बेटा हम लोग बात कर चुके हैं, आपको ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट्स के अंदर सब शेल होती हैं और सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस चीज़ को भी हमें पता होना चाहिए। तो एटम के अंदर कौन सी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट को हम लोग शेल भी कहते हैं, तो कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इस चीज़ को डिफाइन किया जाता है क्वांटम नंबर्स से, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रिगार्डिंग आपको उसकी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, दैट मीन्स उसका शेल, सब एनर्जी लेवल दैट मीन्स सब शेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दैट मीन्स कि वो किस एक्सिस के अराउंड जो है ऑर्बिटल जो है उसकी पोजीशन है, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्वांटम नंबर्स जो है वो बताते हैं। क्वांटम नंबर्स को बेटा 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। हालांकि जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, तो फिर वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्वांटम नंबर्स को 8 से 9 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू 11th क्लास हम लोग आपको बताएंगे कि क्वांटम नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट्स में ही क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू NCERT ऑफ क्लास 11th। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर 4 जो टाइप के हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बेटा क्वांटम नंबर को मैं Q.N.O लिख रही हूँ, तो मतलब इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर बिल्कुल नहीं समझेंगे। इस चीज़ को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर इसको क्वांटम नंबर ही कंसीडर किया जाए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल की स्पेलिंग पर भी सभी लोग फोकस करेंगे, जिसको कि आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप m, स्मॉल m या फिर ML से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर को आप S या फिर MS से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि आखिरकार जो है ये जो क्वांटम नंबर्स जिनको हम लोगों ने आपको बताया, इनको हम कैसे निकालते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा ये डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में आ रहा है, ठीक। अगर वो फर्स्ट शेल में आ रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी, और हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट शेल को आप लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड शेल में आ रहा है तो L से, देन m और n, ये चीज़ आप सभी को पता है। अब दैट मीन्स जिसको आप लोग n, जो कि आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो वो जो n है बेटा उसी n को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट मीन्स n की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, नंबर ऑफ शेल्स जितने ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, एटॉमिक साइज़ भी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। साइज़ और एनर्जी किस तरीके से n पर डिपेंड कर रही है, ये चीज़ हम लोग आप लोगों को बोर मॉडल में समझा चुके हैं, तो आप लोग जो है उस चीज़ को वहाँ से भी एक बार जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो चीज़ है बेटा ये भी आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ के आ चुके हैं कि किसी भी शेल में, मान लीजिए वो शेल n है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो सकते हैं, तो वो आप 2n² से निकालते हैं। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल नहीं निकाल के दिखाया क्योंकि ये बहुत बच्चों वाली चीज़ है। आप लोग चाहें तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, देन 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, देन 4 पुट कीजिए, तो फिर आप लोग पाएंगे कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करेंगे वो 2, 8, 18 एंड 32 वो जो है उसी हिसाब से आता है। तो कहाँ से आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आप 2n² से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी n अगर आपके पास में nth शेल है तो उसमें कितने मैक्सिमम ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, उस चीज़ को आप लोग n² से डिफाइन कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें भी आप लोग n की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके रखेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। फ़िलहाल हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, जिसको कि आप L से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सब शेल का शेप को डिफाइन करता है, दैट मीन्स आप लोगों को बताता है कि सब शेल जो है वो स्फेरिकल है, डबल है या कॉम्प्लेक्स जो है उसका शेप है।
तो इसकी जो वैल्यू है एल की वैल्यू एन के लिए, ठीक है, तो एल की वैल्यू जो होगी वो 0 to n-1 होगी। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब 0 कैसे होगी, हमने 1 - 1 रखा तो 0 to 0 तो 0 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब कि फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसके लिए l की वैल्यू 0 है। अब l की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, उसको बेटा हम बस 2 मिनट में इसी वीडियो में हम आपको जो है इसको डिस्क्लोज़ करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या मतलब है। n की वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कीजिए, तो 2 - 1 क्या हो गया 1, तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी। इसका मतलब कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो यहाँ पर l की हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, 0 और 1। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर आपके पास 3 है तो l की भी 0, 1 और 2 जो है 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ बेटा ध्यान रखनी है, वो ये कि कभी भी n और l की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, देख लीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि n के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 है, तो n की वैल्यू कभी भी l के इक्वल नहीं आ सकती। n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये 0, 1, 2 का क्या मतलब है। तो यहाँ पर 0, 1, 2 का मतलब जो है वो ये है कि अगर l की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब सब शेल आपके पास में s है, इसका मतलब जो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। l की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो p है, और उसका जो शेप होगा वो डम्बल होगा, देन डबल डम्बल। और आगे की तरफ हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे तो हम लोग जो है 11th क्लास में जो शेप की बात करेंगे वो बेटा सिर्फ और सिर्फ d सब शेल तक ही हम लोग बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपसे कहा गया है कि किसी भी एक ही सेम प्रिंसिपल अगर आपके पास में एनर्जी लेवल है, सेम आपके पास में शेल है, तो उसकी जो सब शेल्स होंगी उसकी एनर्जी ऑर्डर जो है वो इस तरीके से होगा। दैट मीन सबसे कम s का होगा, देन p का, देन d का, और हाँ जी बिल्कुल सही, और देन जो है वो f का। यहाँ पर जो है एनर्जी लेवल जो है वो दिया गया है कि सबसे कम एनर्जी s की होगी, देन p की, देन d की और देन f की। इसके अलावा बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर के लिए इस चीज़ को नोट कर लेंगे। इस टॉपिक पर क्वेश्चंस के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जो टॉपिक को ढंग से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि आप लोग m या फिर ml से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको स्पेशियल अरेंजमेंट देता है, ठीक है। स्पेशल की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिएगा मैम ने स्पेशल की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी है, बिल्कुल नहीं। स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पर जो भी हमें रिप्रेजेंट करता है, जो भी डिफाइन करता है, वो क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है। दैट मीन्स कि जो ऑर्बिटल है वो किस एक्सिस के अराउंड आ रही है, वो जो चीज़ है वो डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जो है वो -l से +l होती है इंक्लूडिंग 0, ठीक है। इसको हम लोग निकालना सीखेंगे किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि आपके पास में l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू ऑब्वियसली बात है 0 होगी, क्योंकि -l to +l तो -0 to +0 तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब कि s सब शेल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए m की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इसी तरीके से अगर आप l की वैल्यू 1 लेते हैं तो m की वैल्यू -1 to +1 होगी। इसका मतलब -1, 0 और +1। इसका मतलब कि p जो सब शेल है उसके पास में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक। ऐसे ही देखेंगे l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 to +2, दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यूज़ 5 हैं तो 5 सब शेल्स। l की वैल्यू अगर 3 है तो m की वैल्यू -3 से +3 होगी, पॉसिबल वैल्यू 7 है। इसका मतलब कि जो f सब शेल है उसके पास में 7 जो है वो ऑर्बिटल्स होंगी। तो आप नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो हैं आप किसी भी सब शेल में इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालना है तो आप 12 + 1 से निकाल लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास में l की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स s सब शेल है तो उसके पास 1 ऑर्बिटल होगी। p सब शेल है, आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगी। आप यहाँ पर l की वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो आपके पास में 5 और देन 7, आप लोग इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
इस चीज़ को डिफाइन करता है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर को आप एस या फिर एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास में एस के लिए दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी, जिसको कि आप प्लस हाफ और माइनस हाफ कह सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप उसे कहेंगे कि एस की वैल्यू प्लस हाफ है, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप कहेंगे एस की वैल्यू माइनस हाफ है। लेकिन बेटा किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये चीज़ आप लोग कॉपी पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप चाहें तो इसको प्लस हाफ लिख दें एस की वैल्यू को, आप चाहें तो माइनस हाफ लिख दें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो फिर आप जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग क्वेश्चंस को कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके रखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद में भी अगर आपके पास में कोई भी क्वेरी रहती है तो फिर आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।